Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to lecture number 12 of class 12 Computer Science FBAEC lecture series. आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस की एक्सरसाइज का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे. फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट एमसीक्यूज और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. यूज़ है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी यूजेस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर. तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा लेजर या डेटाबेस जो कि जिसे हम डिजिटल डेटाबेस कह सकते हैं, जो कि तमाम यूज़र्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी हर एक यूज़र के पास हर एक ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री मौजूद होती है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है ब्लॉकचेन, जो इन डिटेल हमने ब्लॉकचेन के टॉपिक के अंदर डिस्कस भी किया था. उसके बाद सेकेंड हम एमसीक्यूज हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग. रिमोट का मतलब ये होता है कि जो फिजिकली चीज़ आपके सामने नहीं होती, बट यूजिंग इंटरनेट और सेंसर्स वैल्यूज़, आप सेंसर्स बेसिकली डिवाइसेस, उसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर रहे होते हो. तो जब भी रिमोट की बात आती है तो इसमें समथिंग दैट इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू बट यू आर एक्सेसिंग इट यूजिंग द इंटरनेट. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनमें से स्मार्ट मेडिकल बेड का मतलब ये है कि जो फिजिकली यानी ऑन प्रेमिसेस के ऊपर ऑन प्रेमिसेस यानी हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ होंगे, तो वहीं पर वो मॉनिटर करेंगे हेल्थ पेशेंट की एंड देन बताएंगे. स्मार्ट एम्बुलेंस भी ऑब्वियसली एम्बुलेंस के अंदर जो सिस्टम होता है वही काम करती है, ड्रोन्स के थ्रू हम कर नहीं सकते. तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो बी है, दैट इज स्मार्ट वेरेबल डिवाइसेस, जिनके अंदर स्मार्ट वॉचेस और ऐसी तमाम डिवाइसेस आती हैं जो कि वियर कर सकते हैं पेशेंट, और उसके अकॉर्डिंग उनकी जो हेल्थ मॉनिटरिंग है वो प्रोसेस हम बेसिकली कर सकते हैं. देन थर्ड की बात करें, विच लेयर फीड्स द रॉ डाटा इनटू न्यूरल नेटवर्क. तो जो सबसे पहली लेयर होती है वो रॉ डाटा लेती है और उसको आगे फॉरवर्ड मूव कराती है. तो जो पहली लेयर होती है वो इनपुट लेयर होती है. सो करेक्ट ऑप्शन इज इनपुट लेयर. देन अगर बात करें फोर्थ एमसीक्यूज की, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विद द कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स. तो देखिए हमने बात की थी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम हर एक कनेक्शन को असाइन करते हैं और जिसकी बेस पे हम उसको एनालाइज कर रहे होते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, और उसकी बेस पे फिर हम फर्दर उसे मूव करते हैं, तो वो हमारा वेट कहलाता है. सो एक्चुअली वेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो न्यूरॉन्स के उस कनेक्शन को असाइन की जाती है, जिसकी बेसिस पे उसकी इंपॉर्टेंस को फाइंड किया जाता है. फिफ्थ एमसीक्यूज की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड इफ इनपुट टू न्यूरॉन इन अ न्यूरॉन इज इंपॉर्टेंट इन प्रेडिक्टिंग द आउटपुट. तो हमने बात की थी कि एक्टिवेशन फंक्शन वो ऐसा फंक्शन है जो बेसिकली डिसाइड करता है कि हमें जो न्यूरॉन है बेसिकली उसे आगे फॉरवर्ड मूव करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. सो एक्टिवेशन फंक्शन विल बी द करेक्ट आंसर, और ये हमने इन डिटेल अपने टॉपिक के अंदर इस पर डिस्कशन की थी. सो MCQ 6 की तरफ चलते हैं. दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू कंट्रोल हिज पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज़ नोन एज. तो ये बात भी इन डिटेल हमने कई दफ़ा डिस्कस की कि इसको हम डाटा प्राइवेसी कहते हैं, जहाँ पर यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन को जिस तरह प्राइवेट रखना चाहता है उस तरह से वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रख सके. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डाटा प्राइवेसी. 7 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ट्रेनिंग रोबोट इन परफॉर्मेंस कॉम्प्लेक्स टास्क. तो हमने बात की थी कि रोबोट को जो कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने होते हैं कि उधर ही उन्होंने डाटा कलेक्ट करना है, ऑब्जर्व करना है, प्रोसेस कराना है और उधर ही डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस करना है. तो वहाँ पर डीप लर्निंग इज़ मोर बेनिफिशियल, जो कि ऑन स्पॉट जो है वो डाटा कलेक्ट प्रोसेस और उसकी बेस पे डिसीजन लेने का काम ज़्यादा बेहतर एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं. Let's talk about MCQs number 8. Which of the following alter personal identifiable information in dataset to protect data privacy. तो हमने बात की थी कि हम डाटा एनालिमाइजेशन के अंदर जो है वो अपना बेसिकली जितनी भी यूज़र की पर्सनल आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन होती है उसको एनोनिमस क्रिएट कर देते हैं, यानी बेसिकली उसको एनोनिमस बना देते हैं ताकि कोई भी उसको मिसयूज़ ना कर सके, यानी एक्सेस करके मिसयूज़ ना करें, और डाटा यूज़र की जो डाटा की प्राइवेसी है उसको हम मेक श्योर कर सकें. देन 9 MCQs की बात करें, द टेक्नोलॉजी यूज टू एनहेंस सिक्योरिटी अगेंस्ट फ्रॉड एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी. तो ये हम ब्लॉकचेन के अंदर करते हैं, जहाँ पर हम क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक यूज़ करके यूज़र के डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई भी फ्रॉड कमिट ना कर सके, और ट्रांसपेरेंसी को भी मजीद जो है वो बेहतर बनाया जा सके या बेसिकली मेक श्योर किया जा सके. देन बात करते हैं MCQs नंबर 10 की, विच ऑफ द फॉलोइंग फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम टू लर्न फ्रॉम ट्रेनिंग डाटा. तो इसमें अगर हम सब ऑप्शंस की बात करें तो देखिए, अगर हम एक ऐसा एल्गोरिदम बना लें यानी बेसिकली डेवलप कर रही हैं जो कि ट्रेनिंग डाटा की बेस पे खुद से लर्न करे, तो उसके अकॉर्डिंग इनमें से जो मोस्ट सूटेबल या बेसिकली जो एक्चुअली आंसर इज मशीन लर्निंग है, क्योंकि मशीन लर्निंग के थ्रू हम मशीन को बेसिकली ट्रेन कराते हैं, उसको डाटा प्रोवाइड करते हैं और उसकी बेस पे पैटर्न्स फाइंड करके एंड देन आइडेंटिफिकेशन करती है या फिर इन फ्यूचर प्रोडिक्शन करती है. तो बेसिकली ये जो डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम है ये हमारा क्या कहलाएगा, मशीन लर्निंग. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन. सबसे पहले क्वेश्चन 1 की बात करते हैं. सर, इन क्वेश्चंस के अंदर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो हैं वो हमने ऑलरेडी अपने चैप्टर के अंदर डिस्कस किए थे. तो अगर आपने वो पॉइंट्स याद कर लिए तो आप वही पॉइंट्स यहाँ लिख सकते हो,
ऑल दो यहाँ जो पॉइंट्स लिखे हैं वो भी उन्हीं पॉइंट्स में से ही हैं जो मैंने आसान करके आपके लिए लिख दिए हैं. सो अगर आपने वो याद किए हैं तो आप वो लिख लो, ये आपको आसान लगते हैं तो आप ये याद कर लें. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, गिव 3 रीजन हाउ IoT कैन रीशेप द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्मिंग. कि फार्मिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं IoT को यूज़ करके. IoT बेसिकली क्या था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसके अंदर हम सेंसर के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं एंड देन उसे प्रोसेस करा के उसकी बेसिस पे बेहतर डिसीजन ले सकते हैं और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. सो फार्मिंग के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट है कि हम अपना स्मार्ट इरीगेशन सिस्टम, जिसे हम आपाशी का सिस्टम भी कहते हैं, कि पानी किस तरीके से फसलों को दिया जा सकता है, उससे स्मार्ट इरीगेशन सिस्टम के अंदर क्या होगा कि हम सेंसर्स लगाएंगे जिसके अकॉर्डिंग पहले एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व किया जाएगा, कि फसलों को ऑब्जर्व किया जाएगा कि उन्हें कितने पानी की ज़रूरत है, एंड देन उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी दे के फसलों की जो बेसिकली प्रोडक्शन है, जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन है, उसे बेहतर बनाया जा सकता है. देन रियल टाइम एनवायरनमेंट के अंदर जो सॉइल है उसको ऑब्जर्व करके, एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके उसकी बेसिस पे जो है वो बेहतर फार्मिंग डिसीजन लिए जा सकते हैं. देन जो फसलों की हेल्थ है उसको बेहतर तरीके से ऑब्जर्व किया जा सकता है यूजिंग सेंसर्स एंड बाय कलेक्टिंग दोज इंफॉर्मेशन एंड देन प्रोसेसिंग इट. तो उसके थ्रू जो है वो फार्मर्स अपने जो बेसिकली फसलों की ग्रोथ है या प्रोडक्टिविटी है उसे इन्हेंस कर सकते हैं और उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं. सो ये 3 बेनिफिट्स हैं जो मेन हमें प्रोवाइड करता है IoT फार्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए. बाकी आप चैप्टर वाले पॉइंट अगर आपको याद है तो आप वो भी लिख सकते हो. मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये किस तरीके से हेल्प करता है. सो अगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल हमारे लिए आसान हो जाता है. सेंसर्स के थ्रू डाटा को वहीं ऑब्जर्व करके एंड देन उसकी बेसिस पे बेहतर डिसीजन लिए जा सकते हैं. ऑटोमेटेड चेक्स, यानी कि ऑटोमेटिकली से सारा सिस्टम ही ऑटोमेटिक कर दिया जाए, यानी कि प्रोसेसिंग और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ऑटोमेटिक हो, तो हमारे लिए उस प्रोसेस को मैनेज करना आसान हो जाएगा. देन इसके अलावा जो है वो मशीन की प्रॉब्लम्स को अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है, यानी वो भी सेंसर्स लगा के एंड देन उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है ताकि वो सडन ब्रेक डाउन के चांसेस ना हो और हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लें कि वेदर इट इज़ वर्किंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और नॉट, और या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही मशीन्स के अंदर जो कि एक हमारे लिए इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है. एंड देन जो इन्वायरमेंट होता है इंडस्ट्रीज़ का उसको भी बेहतर तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है, वर्किंग कंडीशंस को, ताकि वर्कर की जो सेफ्टी है उसको भी मेक श्योर किया जाए कि अगर कहीं पर टेम्परेचर हाई होता है या फिर जो है वो हम इसे यूज़ करते हैं फॉर ऑल दोज पर्पस जहाँ पर हैवी मशीनरी यूज़ हो रही होती है, तो उसमें इन्वायरमेंट को बेहतर तरीके से एनालाइज किया जा सकता है ताकि वर्कर की सेफ्टी को भी मेक श्योर किया जा सके. ओके, थर्ड क्वेश्चन है कि एयर पोल्यूशन के अंदर किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है, यानी पाकिस्तान के अंदर अगर एयर पोल्यूशन की बात करें तो IoT हमें कैसे हेल्प कर सकता है. तो सबसे पहले तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एयर क्वालिटी सेंसर्स हम यूज़ कर सकते हैं जो कि बेसिकली एक एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें प्रोवाइड करेंगे और उसकी बेसिस पे हम देख सकते हैं कि कितनी एयर में पोल्यूशन जो है वो किस लेवल तक है, और अगर एक लेवल को क्रॉस करती है तो हम किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं. यानी बेसिकली जब वो एक लेवल क्रॉस करेगी हमें बेसिकली आइडेंटिफाई करके देगी तो हम उसके अकॉर्डिंग कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं. प्लस IoT जो है वो मॉनिटर कर सकती है, यानी IoT के थ्रू हम व्हीकल की एमिशन को, यानी उससे जो प्रोड्यूस होने वाली स्मोक है जो कि हार्मफुल सब्सटेंस से मिलके बनी होती है, या उसके अंदर जो बेसिकली इमिशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, या अदर हार्मफुल जो उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रैफिक को बेहतर तरीके से बेसिकली मॉनिटर भी कर सकते हैं ताकि कंजेशन ना हो, और ज़्यादा कंजेशन नहीं होगी तो भी हमारे पास एक फ़्लो जारी रहेगा ट्रैफिक का, तो भी हम बेहतर तरीके से जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर एक थोड़ी-सी बेहतरी ला सकते हैं, यानी स्मोक और एमिशन कम होगी. देन थर्ड है कि इंडस्ट्रियल की जो एमिशंस होती है उसको भी हम IoT के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं और बेटर कंट्रोल कर सकते हैं अपनी एयर पोल्यूशन को. तो ये 3 पॉइंट्स हैं. इसके अलावा अगर आपके माइंड में पहले वाले पॉइंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे तो आप वो भी लिख सकते हैं. अगला है जी पर्पसेस ऑफ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट मोबाइल ऐप, यानी NDMA की जो ऐप है वो क्या क्या हेल्प करती है. तो हमने उसके अंदर भी इन डिटेल डिस्कस किया था जब टॉपिक डिस्कस किया था कि अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करती है, सेफ्टी गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से डिज़ास्टर अगर आ जाए, जैसे करंटली हमें एक डिज़ास्टर फेस करना पड़ रहा है और इंतहाई सीवियर किस्म का, जिसकी वजह से इतना लॉस हो रहा है. तो अगर इसके थ्रू पहले ही ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया जाए कि कहाँ-कहाँ पर इश्यूज़ हो सकते हैं या प्रॉब्लम हो सकती है या पानी आ सकता है या वो कोई भी डिज़ास्टर आ सकता है, तो उसको अर्ली लोगों को नोटिफ़िकेशंस प्रोवाइड करती है. फिर अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो लोग इसके थ्रू रिपोर्ट कर सकते हैं. देन शेल्टर या जितनी भी इमरजेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो आसानी से लोगों तक पहुँचाई जा सकती है. तो ये कुछ मेन बेनिफिट्स हैं जो कि
NDMA की मोबाइल ऐप हमें प्रोवाइड करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग का डिफरेंस। देखिए, न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, दैट इज़ न्यूरल नेटवर्क जो है वो अ काइंड ऑफ बेसिकली एक ह्यूमन की सिमुलेशन है, वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क का भी एक अगला वर्जन है, यानी ज़्यादा न्यूरल नेटवर्क के ही प्रोसीजर को फॉलो करता है, बट ज़्यादा बेहतर तरीके से पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है। सो न्यूरल नेटवर्क एक ऐसा कंप्यूटर लर्निंग मॉडल है जो कि ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर है, यानी बेसिकली ह्यूमन के जिस तरह ब्रेन काम करता है बिल्कुल उसी की सिमुलेशन है, लेकिन ये कुछ फ्यू लेयर्स, यानी एज कम्पेयर टू डीप लर्निंग इसकी लेयर्स कम होती है। लेयर्स कम होने से मुराद वो जो हम हिडन लेयर्स फाइंड करते हैं और न्यूरॉन्स के पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं या फीचर्स आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये उतनी डिटेल जाके डीप डाउन इन्फॉर्मेशन नहीं निकालता जितना डीप लर्निंग निकालता है। डीप लर्निंग भी इसी मेथड को यूज़ करता है, यानी इनपुट लेयर होती है, हिडन लेयर होती है, आउटपुट लेयर होती है, देन हम वेट और बाइसेस और अपने जो एक्टिवेशन फंक्शन है और लॉस फंक्शन है वो यूज़ करते हैं। बट डीप लर्निंग जो है वो ज़रा डीप डाउन जाके ज़्यादा मैनी हिडन लेयर्स क्रिएट करके उसका पैटर्न आइडेंटिफाई करता है और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट भी प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू न्यूरल नेटवर्क। तो जब हमारे पास हिडन लेयर ज़्यादा होंगी, प्रोसेसिंग भी ज़्यादा चाहिए होगी, पैटर्न ज़्यादा आइडेंटिफाई करने हैं, फीचर्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो हमारे पास डीप लर्निंग के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है कंप्यूटिंग पावर की, यानी कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, प्लस डाटा सेट के पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो भी डीप लर्निंग की रिक्वायरमेंट हमारे पास ज़्यादा होती है, यानी इट नीड लार्ज डाटा सेट प्लस हाई कंप्यूटिंग पावर एज कम्पेयर टू न्यूरल नेटवर्क। जबकि न्यूरल नेटवर्क क्योंकि उस तरह से उतनी हिडन लेयर्स क्रिएट नहीं करता या फीचर्स की आइडेंटिफिकेशन उतनी नहीं करता जितनी डीप लर्निंग करता है, तो इसलिए न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू डीप लर्निंग जो है वो कंप्यूटिंग पावर की लेस होती है। जबकि स्मॉल डाटा सेट पे भी ये काम कर जाता है न्यूरल नेटवर्क, लेकिन डीप लर्निंग को लार्ज डाटा सेट ही चाहिए होता है। फिर अगर एग्जांपल्स की बात करें कि कहाँ न्यूरल नेटवर्क यूज हो सकती है और कहाँ डीप लर्निंग, तो न्यूरल नेटवर्क सूटेबल है थोड़े सिंपल टास्क के लिए, जैसे बेसिक हैंड राइटिंग को रिकग्नाइज करना या प्रोसेस कराना, जबकि डीप लर्निंग की सूटेबल है कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए, फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई, या हमारे पास इन डेप्थ जहाँ पर हमने किसी भी चीज़ को एनालाइज करना होगा, तो वहाँ पर हमारे लिए डीप लर्निंग ज़्यादा सूटेबल। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि ब्रीफली डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ डीप लर्निंग। तो फॉलोइंग आर दी 3 एप्लीकेशंस ऑफ बेसिकली डीप लर्निंग, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले डीप लर्निंग हम कहाँ यूज़ करते हैं, मेडिकल इमेज एनालिसिस के लिए, जैसे एक्सरे, सिटी स्कैन्स एंड इन डेप्थ जब नॉलेज चाहिए होता है एक मेडिसिन बेसिकली डिजीज़ के डायग्नोजिंग प्रोसेस के लिए। देन स्पीच रिकग्निशन के अंदर हमने ऑलरेडी बात की थी कि जितने हमारे स्पीच रिकग्निशन जिसे NLP नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी कहते हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेशंस हैं, तो वहाँ पर डीप लर्निंग ही हमें हेल्प करता है इन ऑर्डर टू एक्चुअली परफॉर्म ऑल ऑफ दीज टास्क और ऑपरेशंस जो कि इनसे रिलेटेड होते हैं। देन सेल्फ ड्राइविंग कार्स और रोबोटिक के अंदर जहाँ पर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना होता है और उसकी बेस पे डिसाइड करके देन कार ड्राइविंग का प्रोसेस करना होता है, तो यहाँ तमाम जगहों पे हमें डीप डाउन जो है वो जाके उनकी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है ताकि बेहतर तरीके से प्रोसेस किया जा सके और बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए जा सके। सो इन ऑल ऑफ दीज सिनेरियोज वी यूज द डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी और मेथडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, डिस्क्राइब 3 बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग डाटा। तो देखें डाटा शेयर करने से क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो डाटा अगर शेयर करते हैं तो कंपनीज को हेल्प मिलती है कि वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन बेसिकली ले सकते हैं, यानी कि ज़्यादा यूज़र का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसकी बेसिस पे बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। देन जितना ज़्यादा डाटा अवेलेबल होगा इतना रिसर्च और का प्रोसेस आसान होगा, इतनी ज़्यादा इनोवेशन हो सकती है, यानी जितना ज़्यादा डाटा अवेलेबल होगा ऑब्वियसली उसकी बेसिस पे ज़्यादा रिसर्च कंडक्ट करा के ज़्यादा बेहतर तरीके से डिसीजन लिए जा सकते हैं। प्लस डिफरेंट फील्ड्स का डाटा डिफरेंट तरह से कलेक्ट करके कोलैबोरेशन भी जो है वो हमारी आसान हो जाती है। टीम वर्क भी बेसिकली आसान हो जाता है क्योंकि तमाम लोग मिलकर डाटा शेयर करके उसकी बेहतर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। देन एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाती है। अननेसेसरीली जो रिपीटेटिव टास्क हमें परफॉर्म करने थे वो भी नहीं करने पड़ते और एक ही जगह पे इंफॉर्मेशन शेयर करके उसको बेहतर तरीके से जो है वो तमाम टीम के दरमियान में शेयर भी किया जा सकता है और प्रोसेस कराया जा सकता है और एफिशिएंसी ज़्यादा अचीव की जा सकती है बाय शेयरिंग ऑल दी डाटा एंड इंफॉर्मेशन यूजिंग दी दीज टेक्नोलॉजीज और वी कैन से इंटरनेट के थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ पर्सनल डाटा कैन बी मिसयूज। तो पर्सनल डाटा किस तरीके से मिसयूज हो सकता है। बेसिकली आपका डाटा किसी भी तरीके से स्टील करके या हैक करके आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या है कि आपके नाम से कोई क्राइम कमिट किया जाए, यानी क्राइम वो कमिट करेंगे, यानी कि आपके नाम से और आपकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके कोई फ्रॉड किए जाएंगे बेसिकली, और आइडेंटिटी या इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी यूज़ की जा सकती है, तो दैट इज़ मिस यूज़ ऑफ डाटा।
فائنینشیل فراڈ کے لیے یوز کیے جا سکتے ہیں، یعنی کہ منی کو پیسے جو ہے وہ لینا دینا یا کسی بھی طریقے سے فائنینشیل فراڈ جو ہیں وہ کمٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ اسپیمنگ فشنگ کے لیے یوز کی جا سکتی ہے، فیک ایڈورٹائزمنٹ کے لیے یوز کی جا سکتی ہے، یعنی وہ کمٹ کوئی اور کرے گا لیکن انفارمیشن آپ کی یوز کرے گا۔ اسی طرح آپ کی انفارمیشن کو بیسیکلی کلیکٹ کر کے اور آپ کو کوئی انوانٹیڈ ایڈ یا آفر جو ہے وہ شو کرائی جا سکتی ہیں یا پیپل کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ کی انفارمیشن کو کسی بھی طریقے سے ان تمام غلط کاموں کے لیے یوز کیا جائے گا، تو دیٹ کین بی ایکچولی مس یوز آف پرسنل انفارمیشن اور ڈیٹا، یعنی بیسیکلی یوزر کا جو پرسنل ڈیٹا ہے وہ کسی بھی طریقے سے مس یوز ہو سکتے ہیں۔ اوکے، تو بینیفٹس آف کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو خود ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر خریدنا نہیں پڑتا، جس کی وجہ سے کاسٹ آپ کی بچ جاتی ہے، سو اٹ ریڈیوس دا نیڈ آف ایکسپینسو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر۔ اور اس کے علاوہ بزنسز جو ہیں وہ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جتنا یوز کریں گے انہیں اتنا ہی بل پے کرنا پڑے گا، تو ایک لحاظ سے ایفیشنسی کو بھی اچیو کر سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق، جو بھی انہیں ان کے ریسورسز ہیں، فار ایگزامپل میموری ہے یا پروسیسنگ ہے، ٹائم ہے، تو وہ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق، بیسیکلی بات ہم یہاں میموری کی کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جتنے بھی کمپیوٹنگ ریسورسز ہیں ان کو ڈیکریز یا انکریز کر سکتے ہیں، اینڈ بیک اپ کرنا آسان ہوگا، مینیج کرنا آسان ہوگا، اپڈیٹ کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، آٹومیٹیکلی پروسیس ہو رہا ہوگا، اور یو کین ایکسیس دی ڈیٹا فرام اینی ویئر اور اینی پلیس جہاں پر بھی آپ ہوں، تو آپ ڈیٹا اور انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں، جسٹ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے اور کریڈینشیلز ہونے چاہیے۔ تو اس طریقے سے یہ کچھ بینیفٹس ہیں جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم زیادہ ایفیشینٹلی بیسیکلی اپنے جو گولز ہیں ان کو اچیو کر سکتے ہیں بائی یوٹیلائزنگ دیز کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز۔ اوکے، تو اب بات کرتے ہیں ڈفرینس بٹوین ڈیٹا منیمائزیشن اینڈ انونائزیشن۔ منیمائزیشن ہم نے آلریڈی بات کی تھی کہ منیمم ڈیٹا کلیکٹ کرنا، یعنی صرف ریلیونٹ ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے جو کہ ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے یا اسپیسیفک پرپز کے لیے یا جو اسپیسیفک ٹاسک آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہو۔ اور انونائزیشن کا مطلب کیا ہے کہ ڈیٹا کو ہائڈ کر دینا، یعنی وہ پرسنل انفارمیشن جو کسی بھی طریقے سے یوزر کے ڈیٹا کو یا یوزر کو آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے اور وہ پھر ان فیوچر کسی غلط پرپز کے لیے یوز ہو سکتی ہے، تو وہ انفارمیشن کو ہائڈ کر دینا از بیسیکلی ڈیٹا انونائزیشن، یعنی کہ اس کو انانیمس کریٹ کر دیں، بیسیکلی انانیمس بنا دیں، یعنی کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اس کو جان نہ سکے کہ انفارمیشن کہاں ہے، کس کی ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں۔ سو آپ کی جو اگر بات کریں ڈیٹا منیمائزیشن کی، تو اٹ اوائڈ کلیکٹنگ ایکسٹرا ڈیٹا، یعنی کہ ایکسٹرا ڈیٹا کلیکٹ نہیں کرنا ہوتا ہم نے، یعنی اس کا مین مقصد اور فوکس یہ ہوتا ہے کہ صرف مین امپورٹنٹ انفارمیشن کلیکٹ کریں، جبکہ اگر ڈیٹا انونائزیشن کی بات کریں تو انونائزیشن کے اندر جو چینجز ہیں ڈیٹا کی وہ بیسیکلی اس طرح سے کر لی جاتی ہیں تاکہ بہتر طریقے سے ریسرچ اور انالیسس بھی کر لیا جائے اور یوزر کی پرائیویسی کو بھی اچیو کر لیا جائے، یعنی کہ پرائیویسی کو بھی اچیو کر لیں اور اپنے جو گول ہیں وہ بھی بہتر طریقے سے اچیو کر لیں۔ اگزامپل کی اگر بات کریں تو جیسے ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم کسی ماڈل کو ٹرین کر رہے ہیں تو وہاں پر ایک ہاؤسز والی اگزامپل بھی آپ دے سکتے ہو کہ جو ہاؤس کا بیسیکلی آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہے یا ہاؤس نمبر ہے اس کو ہائڈ کر دیا جائے، یا پھر اگر یوزر کا نیم CNIC نمبر ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اس کو کسی اور وے میں ریپرزینٹ کریں یا اس کو ہائڈ کر دیں تاکہ وہ کسی بھی طریقے سے مس یوز نہ ہو، یا جیسے گوگل کی اگزامپل دے سکتے ہیں کہ وہ IP ایڈریس کو ہائڈ کر دیتا ہے، تو دیٹ از آلسو ڈیٹا انونائزیشن۔ اسی طرح ڈیٹا منیمائزیشن کی بات کریں تو صرف منیمم ڈیٹا، فار ایگزامپل اگر صرف آپ کو ای میل اکاؤنٹ چاہیے تو صرف ای میل اکاؤنٹ ہی لیں رجسٹریشن پروسیس کے لیے، اور اگر پاسورڈ چاہیے تو، لیکن یوزر کی ایکسٹرا انفارمیشن لائک ہاؤس اینڈ فیملی ڈیٹیلز وہ انفارمیشن ہم کلیکٹ نہیں کریں گے، تو دیٹ از بیسیکلی ڈیٹا منیمائزیشن۔ I hope آج کا لیکچر آپ کو کلیئر ہوگا۔ If you have any question, you can ask me in the comment section. Do like, share and subscribe my channel if you found my videos useful. Thank you for watching.